हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं माइक्रोट्यूब्यूल एंड फिलामेंट्स के बारे में। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, जहां पर टॉपिक वाइज बेसिस पे आपको लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाने आएगा। हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं माइक्रोट्यूब्यूल एंड फिलामेंट्स के बारे में। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। कंप्लीट लेक्चर आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। तो सबसे पहले इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। जनरली अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ध्यान रखना है यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होता, वहां पर वो एब्सेंट होता है। ठीक है। सो अगर हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर बात करें तो उसका जो सेल का जो शेप है उसको मेंटेन करके रखना, उसके अलावा जब सेल डिवीजन होता है तो फरो फॉर्मेशन होना, या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो गया, या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय में हमें कुछ फिब्रिलर स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। और ये जो फिब्रिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हीं को हम माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं। तो चलिए फिर समझते हैं माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में। ठीक है। सो अगर हम बात करें कि हमारे सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ध्यान रखना है कि अगेन मैं बात कर रहा हूं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है। सो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको मेन काइंड टू मेन काइंड्स ऑफ फिब्रिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिब्रिलर स्ट्रक्चर्स आर फाउंड, टू मेन काइंड्स ऑफ फिब्रिलर स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। और ये जो फिब्रिलर स्ट्रक्चर है, अब ये जो दो काइंड है वो कौन कौन से हैं? इसमें से एक हो जाएगा आपका फिलामेंट, एक हो जाता है आपका फिलामेंट, और दूसरा क्या हो जाता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है। सो किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर उसके सेल का शेप मेंटेन करने के लिए उसके अंदर दो टाइप के फिब्रिलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। और ये जो फिब्रिलर स्ट्रक्चर्स है इनमें से पहला होता है आपका फिलामेंट और दूसरा क्या है आपका माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है। तो ये दो नाम आप याद रखेंगे और आज के लेक्चर में हम इन दोनों को ही डिटेल करने वाले हैं, यानी माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स या सिंपल से फिलामेंट्स को डिटेल करने वाले हैं। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो ये फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर ये याद रखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स या दीज फिलामेंट्स एंड microtubules are found only in eukaryotic cell but absent in prokaryotic cell। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है बट यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमें याद रखना है कि हमारे बॉडी यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर जनरली क्या है, दो तरीके के, ठीक है, दो मेन काइंड यानी बात करें दो तरीके के आपको फिब्रिलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। और इन फिब्रिलर स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं फिलामेंट और दूसरे को क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है। एक को क्या बोलेंगे? फिलामेंट और दूसरे को बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है। और ये जो फिलामेंट और आपका जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो सबसे पहले हम क्या डिटेल करेंगे? फिलामेंट्स के बारे में समझेंगे और देन उसके बाद समझेंगे
माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फिलामेंट के बारे में बात करें तो फिलामेंट का जो स्ट्रक्चर होता है समथिंग, अगर हम बात करें सिंपल सा, जो एक्टिन मायोसिन, ये जो स्ट्रक्चर आप दिख रहा है आपको, जो एक्टिन फिलामेंट है, जो मायोसिन फिलामेंट है, इससे समवॉट मिलता जुलता है। यानी जैसे ये जो फिलामेंट है इसके अंदर इस तरीके से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एक्टिन के। ठीक है, एक्टिन जो प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर्स जैसा ही इसका स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो फिलामेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वो आपको दो तरीके का देखने को मिलता है। ठीक है, यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर फिलामेंट दो तरीके का हो सकता है। एक होता है आपका माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, एक होगा माइक्रोफिलामेंट, और दूसरा आपका हो जाएगा मैक्रोफिलामेंट। मैक्रोफिलामेंट, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, लार्ज फिलामेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक लार्ज फिलामेंट हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जनरली क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो फिलामेंट है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, अब ये होते क्या है इसको अभी थोड़ी देर में समझेंगे। तो यहां पर क्या है, दो तरीके का, मतलब कि फिलामेंट या तंतु, हिंदी में तंतु बोलते हैं, या सिंपल सा आप बोल सकते हैं कि धागे जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, फिलामेंट का मतलब क्या होता है, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर क्या है आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें से जो ये जो फिलामेंट है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा माइक्रोफिलामेंट और दूसरा क्या हो जाएगा, मैक्रोफिलामेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम डिटेल कर लेते हैं, थोड़ा सा माइक्रोफिलामेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम माइक्रोफिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके साइज से या इसके डायमीटर से बात करते हैं। तो अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो लगभग ये 50 से 70 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर शो करता है। ठीक है, या इसका बोल सकते हैं कि 50 से 70 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। यानी इसका जो डायमीटर है वो क्या है, 50 से 70 एंगस्ट्रॉम का हो सकता है, क्योंकि ये सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, या एक बोल सकते हैं धागे जैसा स्ट्रक्चर है। तो कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। तो जो डायमीटर होगा इसका कितना होता है, 50 से 70 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के नीचे गुच्छों में प्रेजेंट होते हैं, क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, इसका डायमीटर कितना होगा, 50 से 70 एंगस्ट्रॉम का होगा। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के नीचे ये क्लस्टर्स में प्रेजेंट होंगे, गुच्छों में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट चीज हमें याद रखना है कि फाउंड इन क्लस्टर बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। क्या होगा, बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि माइक्रोफिलामेंट्स बनता कैसे है। अगर हम माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो माइक्रोफिलामेंट्स सिंगल स्ट्रैंडेड, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है डबल स्ट्रैंडेड, तो यहां पर क्या होगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड ग्लोबुलर प्रोटीन्स का बनता है। और ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है बिल्कुल एक्टिन के जैसा ही होता है, यानी जो मसल्स के अंदर जो एक्टिन होता है सिमिलरिटी बिल्कुल वैसी ही शो होती है। लेकिन यहां पर कुछ इस तरीके से आपको डबल स्ट्रैंड दिख रहा है, लेकिन यहां पर क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो माइक्रोफिलामेंट है इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आइडेंटिकल ग्लोबुलर प्रोटीन सिमिलर टू एक्टिन ऑफ मसल। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो माइक्रोफिलामेंट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो सिंगल स्ट्रैंडेड ग्लोबुलर प्रोटीन से होता है। और ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो बिल्कुल मसल के एक्टिन के जैसा होता है। जैसे यहाँ पर ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, आपको एक्टिन दिख रहा है, तो बिल्कुल इसी तरीके का जो प्रोटीन यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन होगा और सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब यहां पर जो माइक्रोफिलामेंट का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है, जब माइक्रोफिलामेंट का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो यहां पे जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है इसका जो अरेंजमेंट होता है वो दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, यानी यहां पर क्या होगा, अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो इट इज अरेंज्ड
अरेंज्ड इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, टू डिफरेंट फॉर्म्स, ये दो डिफरेंट फॉर्म्स में अरेंज होता है, ठीक है। एक फॉर्म होगा जो कि पैरेलल होगा, ठीक है, यानी यहां पर क्या होगा, बंडल के अंदर बिल्कुल यहां पे सारे पैरेलल होंगे, ठीक है। तो अरेंजमेंट क्या होगा, दो डिफरेंट फॉर्म में होगा। इसका जो पहला अरेंजमेंट होगा उसको हम बोलते हैं पैरेलल बंडल्स, ठीक है, लाई इन पैरेलल, पैरेलल बंडल्स नियर द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि यहां पर जो माइक्रोफिलामेंट है उसका पहला जो अरेंजमेंट होगा कि वो सेल मेम्ब्रेन के नीचे, उसके अंदर जितने भी फिलामेंट है वो इस तरीके से पैरेलली अरेंज होंगे और वो सारे के सारे क्या है, सेल मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पहली चीज तो सारे फिलामेंट्स एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होंगे, ठीक है। दूसरा, अगर यहां पर हम बात करें कि यहां पर जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइक्रोफिलामेंट है वो लूज नेटवर्क या लूज मेशवर्क की फॉर्म में अरेंज होंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, माइक्रोफिलामेंट occurs 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 in loose meshwork, ठीक है। और ये आपको देखने को कहां मिलेगा, तो रेट के एम्ब्रियो के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रेट एम्ब्रियो फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट सेल के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो लूज मैशवर्क का मतलब क्या है, जैसे सेल है ये, ठीक है, तो इसके अंदर इस तरीके से इस तरीके से फिलामेंट ऐसे पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, लूज मैशवर्क। लेकिन यहां पर क्या होगा, इस तरीके से ये सारे के सारे एक सिंपल सा पैरेलल बंडल की फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। और ये यूजुअली आपको कहां देखने को मिल जाएगा, तो यहां पर क्लीवेज फरो ऑफ डिवाइडिंग सेल, यानी डिवाइडिंग सेल्स का जो क्लीवेज फरो होता है वहां पर ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर सिंपल सा ये जो पैरेलल बंडल वाला है इसको थोड़ा सा और डिटेल कर लेते हैं, ठीक है। ये जो पैरेलल बंडल में है इसको थोड़ा सा और डिटेल कर लेते हैं। तो पैरेलल बंडल में आप देखेंगे कि जैसे मसल्स के अंदर यहाँ पे ट्रोपोनिन आपको देखने को मिल रहा है, ट्रोपोमायोसिन देखने को मिल रहा है, एक्टिन देखने को मिल रहा है, इतनी सारी चीजें भी आपको क्या है, पैरेलल जब अरेंजमेंट होती है तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सो अभी हम बात कर लें पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये बंडल्स बनते हैं पैरेलल अरेंजमेंट में, ठीक है। सो दीज बंडल्स also contain other muscle protein like मायोसिन हो गया, ट्रोपोनिन हो गया या ट्रोपोमायोसिन हो गया एंड अल्फा एक्टिन, ये सारी चीजें भी ये अपने अंदर रखेगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो जनरली आपको ध्यान रखना है जो माइक्रोफिलामेंट है उसके अंदर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बिल्कुल एक्टिन फिलामेंट के जैसा होता है, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, मायोसिन देखने को मिल जाएगा, ट्रोपोमायोसिन देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो यही सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस की थी। आई होप आपको ये वाला जो पीछे वाला जो पार्ट था ये पैरेलल वाला, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि यहाँ पर जितने भी बंडल्स होते हैं उसके अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन यानी एक्टिन के अलावा आपको ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन, अल्फा एक्टिन, ये सारी चीजें भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब इनका ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली क्या है, जो स्टेरिएटेड मसल फाइबर होता है, यानी जो ये मसल फाइबर है उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कमी है, जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो फिलामेंट है उसके अंदर जो मायोसिन का जो कंटेंट है वो एक्टिन के कंटेंट का 1/10 पार्ट होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इन फिलामेंट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर टू ordinary striated
ऑर्डिनरी स्टेरिएटेड मसल फाइबर, यानी जो स्टेरिएटेड मसल फाइबर होता है इनसे इनका डायग्राम मिलता जुलता है। ऑल्दो ये स्पेलिंग में थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हो जाए तो प्लीज आप उसको संभाल लीजिएगा। ऑल्दो ऑल्दो अमाउंट ऑफ मायोसिन मायोसिन टू एक्टिन इज 1/10, ठीक है, दैट 1/10 दैट फाउंड इन मसल फाइबर। तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो मैं यहां तक की चीजों को पहले थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं सो दैट कि हम याद रखें। तो जनरली अभी हमने क्या पढ़ा कि जो फिलामेंट है, फिलामेंट का फॉर्मेशन सिंगल स्ट्रैंडेड ग्लोबुलर प्रोटीन से होता है, जिसका जो स्ट्रक्चर है वो समवट किससे मिलता जुलता है, एक्टिन से मिलता जुलता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो बंडल्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल अरेंज होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, तो ये जब पैरेलल अरेंज होंगे तो इनके जो बंडल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको एक्टिन के अलावा दूसरे मसल प्रोटीन्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मायोसिन हो गया, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन हो गया, अल्फा एक्टिन हो गया, ये सारी चीजें भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो माइक्रोफिलामेंट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपको स्टेरिएटेड मसल फाइबर के जैसा ही देखने को मिलता है। यानी जब हम मसल फाइबर पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो स्टेरिएटेड मसल फाइबर है उसका जो स्ट्रक्चर होगा, इन फिलामेंट्स का भी स्ट्रक्चर समवट सिमिलर होता है, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है अमाउंट ऑफ मायोसिन में, ठीक है। जो यहाँ पर अमाउंट ऑफ मायोसिन है एक्टिन के रिस्पेक्ट में वो 1/10 होता है, ठीक है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता। ये चीज आपको ये याद रखना है, ये डिफरेंस है, ये जो मेजर डिफरेंस है जो आपको यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करके देता है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम बात करें कि कुछ हमारे पास इनडायरेक्ट एविडेंसेस के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो माइक्रोफिलामेंट है वो फरो फॉर्मेशन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो गया, उसके अलावा सेल माइग्रेशन, इन सभी चीजों में फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इनडायरेक्ट एविडेंसेस के बेसिस पे, इनडायरेक्ट एविडेंसेस इंडिकेट दैट माइक्रोफिलामेंट are involved in furrow formation, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो गया, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के बाद सेल माइग्रेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन चीजों को हम हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर। तो अगर हम इसको हाईलाइट करें तो क्या पता चल रहा है कि इनडायरेक्ट एविडेंसेस, यानी डायरेक्ट एविडेंसेस हमारे पास नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्ट एविडेंसेस के बेसिस पे बात करें तो जो माइक्रोफिलामेंट है आपका वो बेसिकली पार्टिसिपेट करता है फरो फॉर्मेशन तब होता है जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्म रिवॉल्व कर रहा होता है, उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। उसके अलावा सेल माइग्रेशन में भी हेल्प करता है एक पोल से दूसरे पोल तक, ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो ये चीज हमें इसके बारे में, फिलामेंट के बारे में या माइक्रोफिलामेंट के बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें हैं माइक्रोफिलामेंट के बारे में अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं मैक्रो या न्यूरोफिलामेंट्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि जो मैक्रोफिलामेंट है, मैक्रोफिलामेंट ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, नर्व सेल्स के अंदर देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको न्यूरोफिलामेंट भी बोलेंगे, क्योंकि अभी फिलामेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक था माइक्रो और एक था मैक्रो। ये जो मैक्रो फिलामेंट या जो लार्ज फिलामेंट है वो आपको नर्व सेल्स के अंदर, यानी जो नर्व सेल का ये जो एक्सॉन वाला पार्ट है उसके अंदर इस तरीके के ये बड़े बड़े फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूरोफिलामेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो जनरली अगर हम बात करें न्यूरोफिलामेंट्स के बारे में तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम न्यूरोफिलामेंट्स की बात करें तो जो नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज
कि नर्व सेल पजेस, यानी नर्व सेल्स के अंदर ये आपको देखने को मिल सकता है। तो नर्व सेल पजेस न्यूरोफिलामेंट, न्यूरोफिलामेंट, यानी नर्व सेल क्या है, न्यूरोफिलामेंट के अलावा आपका क्या और कंटेन करता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सिंपल सा जो नर्व सेल है जो आप ये देख रहे हो, उसका जो एक्सॉन वाला पार्ट है उसके अंदर आपको न्यूरोफिलामेंट देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को भी अपने अंदर कंटेन करके रखता है। ठीक है, अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है, इसको अभी हम थोड़ी देर बाद बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कहां पे प्रेजेंट होगा। ये जो न्यूरोफिलामेंट है और जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो आपको नर्व सेल्स के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर हम न्यूरोफिलामेंट्स के डायमीटर के बारे में बात करें, ठीक है, सो इसका जो डायमीटर होगा, डायमीटर कितना होता है इसका आपको याद रखना है। डायमीटर इज अबाउट 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 100 एंगस्ट्रॉम होता है, और ये क्या है, ऑलमोस्ट लंबी दूरियों को ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, एंड ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन, यानी जो मैक्रोफिलामेंट है उसका डायमीटर 100 एंगस्ट्रॉम का होता है, और ये जो पूरा एक्सॉन है, जितनी इसकी लंबाई है, इसकी पूरी लंबाई में ये फैला हुआ हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम ये जो पूरा का पूरा जो न्यूरोफिलामेंट है या जो मैक्रोफिलामेंट है, अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटें, तो इसके अंदर जो उसका शेप है वो टेट्रागोनल देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर ये पूछ लिया जाता है। सो दे अपीयर टेट्रागोनल 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 इन ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी अगर हम न्यूरोफिलामेंट का टीएस काटें, ठीक है, तो उसके अंदर वो हमें कैसा देखने को मिलेगा, बेसिकली कैसा देखने को मिलेगा, टेट्रागोनल देखने को मिलेगा। तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये टेट्रागोनल शेप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसको बनाने के लिए जो मेजर प्रोटीन्स लगती हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर जो मेजर मेजर क्योंकि ये भी प्रोटीन से ही मिलकर बना होगा। ठीक है, जैसे पीछे वाला प्रोटीन से मिलकर बना था, तो ये भी प्रोटीन से बना होगा। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोटीन कंपोनेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो मेजर प्रोटीन कंपोनेंट है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, हैज मॉलिक्यूलर वेट, वो कितना होता है, 70,000 डाल्टन तक होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर जो एमिनो एसिड का जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है, वो आप देखोगे कि ट्यूबुलिन और एक्टिन के जैसा नहीं होता, यानी ये एक्टिन और ट्यूबुलिन के जैसा नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना है, यानी इसका अंदर जो अमाइनो एसिड है, जो प्रोटीन कंटेंट है, वो एक्टिन के जैसा नहीं होता। ये चीज आपको याद रखना है। सो हमने इसको लिख दिया कि अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन एंड इम्यूनोलॉजिकल reaction indicates it is not tubulin एंड एक्टिन, या फिर और एक्टिन। मतलब कि यहाँ पे जो न्यूरोफिलामेंट है वो किससे बना हुआ होता है, यानी जिन प्रोटीन से मिलके बनता है, उसका अगर हम अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन चेक करें या उसका इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन चेक करें, तो हमें ये पता चलता है कि वो ट्यूबुलिन और एक्टिन से तो नहीं बना होता। ठीक है, ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, जनरली ये जो न्यूरोफिलामेंट है, इसका मेजर फंक्शन होता है मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, इसका मेजर फंक्शन क्या है, मतलब कि ये मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है, और कहां से करता है, फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस से लेके एक्सॉन एंड तक, क्योंकि कोई भी चीज का सिंथेसिस कहां होगा, साइटोन में होता है। तो यहां से जो भी चीज का सिंथेसिस हो रहा है, उसको ये जो एक्सॉन एंड है, यहां तक ले जाने का काम किसका होता है, आपका न्यूरोफिलामेंट्स का काम होता है। ठीक है, तो इट्स function is to transport material from the site of synthesis
जिसको अगर हम बहुत बात करें तो साइटोन बोल सकते हैं, सिंथेसिस टू द एक्सॉन एंड, यानी ये सिंथेसिस से लेके एक्सॉन एंड तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्ट करवाता है, जो ये चीजों को लेके जाता है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट आपको दो तरीके का देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होगा, जो आपका न्यूरोफिलामेंट के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, एक तो हो सकता है स्लो ट्रांसपोर्ट और एक हो सकता है आपका फास्ट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसा हो सकता है, स्लो हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। ठीक है, स्लो की बात करें तो स्लो ट्रांसपोर्ट होगा बेसिकली सॉल्युबल एंड पार्टिकुलेट कंपोनेंट्स का। ठीक है, सॉल्युबल एंड पार्टिकुलेट कंपोनेंट, जितने भी सॉल्युबल एंड पार्टिकुलेट कंपोनेंट होते हैं उनका जो ये ट्रांसपोर्ट करवाएगा वो स्लो होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑर्गेनल्स की बात करें और कुछ दूसरे पार्टिकल्स की बात करें तो उसका जो ट्रांसपोर्ट होगा वो फास्ट होगा। तो ऑर्गेनल्स एंड पार्टिकल्स, इसका जो यहाँ पर ट्रांसमिशन होगा, इसका जो ट्रांसपोर्ट होगा फास्ट होगा, और इसकी जो स्पीड होती है, अगर स्पीड की बात करें तो वो आपको देखने को मिल सकती है 100 mm पर डे। ठीक है, कैसे देखने को मिल सकती है, 100 mm पर डे के हिसाब से यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो क्या होगा, फास्ट ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है 100 mm। ठीक है, पर डे के हिसाब से यहाँ पर ट्रांसमिशन आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है तो सिर्फ इसमें फिलामेंट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसके लिए माइक्रोट्यूब्यूल भी जरूरत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर also involved in transportation। ठीक है, तो इस चीज को हम अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि जो फिलामेंट है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है माइक्रोफिलामेंट और एक हो सकता है मैक्रोफिलामेंट। ठीक है, अब ये जो मैक्रोफिलामेंट है वो आपको नर्व सेल के अंदर देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये नर्व सेल के अंदर देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूरोफिलामेंट्स के बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या है, कहाँ देखने को मिलेगा, नर्व सेल के अंदर मिलता है, यानी नर्व सेल पजेस न्यूरोफिलामेंट। ठीक है, न्यूरोफिलामेंट के अलावा नर्व सेल के अंदर आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये जो न्यूरोफिलामेंट है, अगर हम उसके डायमीटर की बात करें तो ये डायमीटर इसका कितना हो सकता है, 100 एंगस्ट्रॉम का हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इसकी जो लेंथ है वो एक्सॉन के लेंथ के जितनी ही होती है, यानी उसके लेंथ के बराबर हो सकती है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर सपोज करो हम ये जो न्यूरोफिलामेंट है उसका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर उसका शेप कैसा देखने को मिलेगा, टेट्रागोनल देखने को मिलता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि टेट्रागोनल शेप हमने और कहाँ पढ़ा था, किसका ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम काटते हैं तो हमें टेट्रागोनल शेप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि क्योंकि अब ये भी तो फिलामेंट ही है, तो फिर ये भी क्या होगा कि प्रोटीन से मिलकर बनेगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो मेजर प्रोटीन यहाँ पर देखने को मिलता है उसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 70,000 डाल्टन तक होता है। ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन अगर हमने उन प्रोटीन्स का, उसका उस प्रोटीन के अंदर का जो अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन है प्लस उसका जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल का मतलब कि वो किस तरीके से मतलब कि उसका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स शो करता है, उसके बेसिस पर अगर हमने देखा तो हमने पाया कि ये जो प्रोटीन है ना तो ये ट्यूबुलिन के जैसा है और ना ही ये एक्टिन के जैसा है। जैसे कि पीछे अभी हमने देखा था कि जो आपके माइक्रोफिलामेंट है वो एक्टिन के जैसे थे, लेकिन ये ना तो ट्यूबुलिन के जैसा है ना ही ये एक्टिन के जैसा होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो न्यूरोफिलामेंट है इसका मेजर काम है कि मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, और ये कहाँ से करते हैं, जहां से मटेरियल बन रहा होता है, यानी साइट ऑफ सिंथेसिस। तो न्यूरॉन के अंदर कहाँ पे बनेगा, साइटोन के अंदर, और उसको एक्सॉन एंड तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, अब क्योंकि ट्रांसपोर्ट करता है तो ट्रांसपोर्ट दो तरीके का हो सकता है, एक होगा स्लो ट्रांसपोर्ट और एक हो जाएगा फास्ट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, स्लो ट्रांसपोर्ट बेसिकली सॉल्युबल और पार्टिकुलेट कंपोनेंट्स का करता है
और फास्ट ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनल्स हो गया या कुछ डिफरेंट पार्टिकल्स हो गए, उसका ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब ध्यान रखना है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूरोफिलामेंट इन्वॉल्व नहीं होते, उसके अलावा यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो माइक्रोफिलामेंट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मतलब डाउट है, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डील करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, क्योंकि कंटिन्यूअसली माइक्रोट्यूब्यूल्स आ रहा था, तो आप समझ लेते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर डाउट बन रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर बात करूं माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ठीक है, सो जनरली सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज की कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपको एक हॉलो फिब्रिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, हॉलो फिब्रिलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, तो ये जो डायग्राम है ये अंदर से खोखला है, ये हॉलो है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जो फाइबर्स हैं वो इस तरीके से अरेंज है, जिसकी वजह से अंदर से खाली वाला एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। यानी आप बोल सकते हो कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो अंदर से हॉलो होता है, यानी हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक हॉलो फिब्रिलर स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल में, और इस हॉलो फिब्रिलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसका जो फॉर्मेशन होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से होता है। ठीक है, यानी जब ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो आपस में अपने आप को कुछ इस सर्कुलर पैटर्न में जब अरेंज कर लेते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बन के आता है उसी को हम माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, सो ध्यान रखना है, तो इस माइक्रोट्यूब्यूल का एक जो छोटा सा एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोफिलामेंट। कुछ इस तरीके का एक ये जो सिंगल यूनिट है उसको हम प्रोटोफिलामेंट बोलते हैं, और ये जो प्रोटोफिलामेंट है इसका फॉर्मेशन ट्यूबुलिन प्रोटीन करता है। इसका फॉर्मेशन कौन करता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन करता है। कैसे करता है उसको अभी थोड़ी देर में समझेंगे। तो यहां पर क्या होगा कि अगर सपोज करो कि मुझे एक स्ट्रक्चर बताना है, एक सिंपल सा माइक्रोट्यूब्यूल बनाना है, तो इस तरीके से यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन कुछ सर्कुलरली अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर अरेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो इसका जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा हेलिकल पैटर्न में है, इस तरीके से जैसे डीएनए में आपने देखा था हेलिक्स जैसा होता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये हेलिकल अरेंजमेंट को शो करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसके बाहर से डायमीटर की बात करें तो इसका जो बाहर जो आउटर डायमीटर होता है वो ऑलमोस्ट 250 एंगस्ट्रॉम के करीब का होता है। ठीक है, तो अभी हम उसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के तौर पे आपको ये समझना है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको एक हॉलो फिब्रिलर, फिब्रिलर का मतलब क्या है कि धागे के जैसा, ठीक है, फिब्रिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझ लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल contain hollow fibriller structure called माइक्रोट्यूब्यूल। यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको एक हॉलो फिब्रिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको नर्व सेल के अंदर दो साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय डी रॉबर्टिस एंड फ्रैंकी इन नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल के अंदर इसको सबसे पहले देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था पॉर्टर। ठीक है, पॉर्टर ने बताया कि जो माइक्रोट्यूब्यूल आपको साइटोप्लाज्म या नर्व सेल के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सीलिया और फ्लैजिला के अंदर प्रेजेंट माइक्रोट्यूब्यूल के जैसा ही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पॉर्टर रिपोर्टेड the presence of similar
सिमिलर फिब्रिलर एलिमेंट इन सीलिया एंड फ्लैजिला। यानी पोर्टर ने बताया कि सीलिया और फ्लैजिला के अंदर जिस तरीके का फिब्रिलर एलिमेंट है वैसे ही एलिमेंट को आप लोग बात कर रहे हो, ठीक है। यानी दोनों के अंदर जो एलिमेंट है वो सेम से हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सो हम इसको लिख लेते हैं, रेस्ट्रिक्टेड टू eukaryotic cell and not found in prokaryote, ठीक है। प्रोकैरियोट के अंदर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक जितनी चीजें हमने पढ़ी है एक बार इन सारी चीजों को हाईलाइट कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज कि जो साइटोप्लाज्म है यूकैरियोटिक सेल का, उसके अंदर हमें एक हॉलो फिब्रिलर स्ट्रक्चर देखने को मिला, और ये जो हॉलो फिब्रिलर स्ट्रक्चर है इसको माइक्रोट्यूब्यूल हमने बोला, ठीक है। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था डी रॉबर्टिस ऑफ फ्रैंकी ने नर्व सेल के अंदर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। बाद में पॉटर ने बताया कि जिस तरीके का जो सब्सटेंस आपको साइटोप्लाज्म में या नर्व सेल के अंदर ऑब्जर्व हुआ है उसी तरीके की चीजें आपको क्या है सीलिया और फ्लैजिला के अंदर भी देखने को मिलती है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो ये जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा, और ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि यहां पर जो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में याद रखना है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसको दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इसमें से एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो होता है आपका लेबाइल टाइप का, ठीक है। एक को बोलते हैं लेबाइल और दूसरा होता है स्टेबल। लेबाइल का मतलब होता है जो कि स्टेबल ना हो, लिक्विडिटी शो करता हो, यानी इजीली ब्रेक हो सके, उसे बोलते हैं लेबाइल, ठीक है। और स्टेबल का मतलब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। सो लेबाइल का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा माइक्रोट्यूब्यूल जो बेसिकली आप बोल सकते हो कि अमीबा के सूडोपोडिया में पाया जाए, ठीक है। यानी सूडोपोडिया, तो सूडोपोडिया कंटिन्यूअसली अपने आप को डिस्ट्रप्टिव करता रहता है, अपने स्ट्रक्चर को बदलता रहता है। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो भी अपने आप को कंटिन्यूअसली अपने अंदर डिस्ट्रप्शंस को शो करता रहेगा, अपने आप को तोड़ता फोड़ता रहेगा। तो ऐसे मतलब कि माइक्रोट्यूब्यूल को हम क्या बोलते हैं, लेबाइल बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको कहां देखने को मिलेगा, फाउंड इन सूडोपोडिया ऑफ अमीबा। अमीबा के सूडोपोडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम स्टेबल की बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है फाउंड इन सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला का शेप कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, इसलिए यहां पर आपको स्टेबल टाइप का माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर हम सूडोपोडिया की बात करें तो यहां पर आपको कैसा देखने को मिलता है, सूडोपोडिया की बात करें तो यहां पर आपको लेबाइल टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन सीलिया और फ्लैजिला में स्टेबल टाइप का देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको यहां तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो लेबाइल है क्योंकि इसका डिस्ट्रप्शन करना बहुत आसान है, इजिली इसको तोड़ा मोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें कि एक हमारा होता है, बोल सकते हैं कि एक बेसिकली इनहिबिटर होता है जिसको हम कॉल्चिसिन बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम रिएक्शन पॉइजन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो जनरली क्या है कि जो लेबाइल माइक्रोट्यूब्यूल है उसको डिस्टर्ब करने के लिए हम कॉल्चिसिन या विनब्लास्टिन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये पॉइंट मैं बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, इसको अच्छे से आपको याद रखना है, एज अ नोट के तौर पे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि जो लेबाइल स्ट्रक्चर है, लेबाइल स्ट्रक्चर कैन easily डिस्ट्रप्टेड का मतलब तो तोड़ना या उसका शेप चेंज कर देना, ठीक है। डिस्ट्रप्टेड बाय द ट्रीटमेंट
by the treatment of inhibitor like, जिसको हम बोल सकते हैं कॉल्चिसिन, एक होगा कॉल्चिसिन एंड विनब्लास्टिन। ये जो दो रिएक्शन पॉइजन्स हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर डिस्ट्रप्शन कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। ठीक है, प्लांट सेल्स के अंदर क्या करता है, ये पॉलीप्लॉइडी कर देता है। ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, सो ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये लेबाइल, इसको हम इजिली डिस्ट्रप्ट कर सकते हैं, इजिली तोड़ सकते हैं। ठीक है, किससे, कैसे तोड़ सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ लाइक इनहिबिटर्स, जिसको हम कॉल्चिसिन और विनब्लास्टिन बोल रहे हैं। इसको अच्छे से याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो ये आपका कॉल्चिसिन है, कॉल्चिसिन क्या करता है, प्लांट सेल के अंदर ये पॉलीप्लॉइडी कॉज करता है, पॉलीप्लॉइडी। अगर मुझे किसी प्लांट के अंदर पॉलीप्लॉइडी कॉज करवाना है तो उसको मैं क्या करूंगा, कॉल्चिसिन से ट्रीट कर दूंगा, तो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब एक सेल के अंदर मतलब एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा क्रोमोसोम आ जाएंगे। जैसे सपोज करो कि एक जनरल में कितना होना चाहिए, एक सिंपल सा अगर हम बात करते हैं कि मान लेते हैं 46 क्रोमोसोम होना चाहिए। 46 क्रोमोसोम से अगर ज्यादा आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी बोल देंगे। ठीक है, तो अगर ज्यादा क्रोमोसोम आ जाता है तो पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन को कॉज करने में हेल्प करता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, सो ये तो था हमारा माइक्रोट्यूब्यूल का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल की, माइक्रोट्यूब्यूल बनता कैसे है। ठीक है, सो अभी मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल की अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसके फॉर्मेशन के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, सो यहां पर क्या होगा, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, जो आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें तो पीछे वाला एक बार डायग्राम हम ध्यान से देखते हैं, तो इस वाले डायग्राम को आप अच्छे से ध्यान देखेंगे तो जनरली क्या है, जो माइक्रोट्यूब्यूल है एक हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपको दिख ही रहा है कि एक हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जिसका जो आउटर डायमीटर है, आउटर डायमीटर का मतलब ये यहां से अगर हम बात करें तो जो आउटर डायमीटर होता है वो 250 एंगस्ट्रॉम का होता है। इस तरीके से 250 एंगस्ट्रॉम का होगा, यानी अगर मैं बाहर से लेके यहां तक की बात करूं तो ये कितना होगा, 250 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, लेकिन इसका जो अंदर वाला डायमीटर होता है, ये वाला, ये इसका मात्र 150 एंगस्ट्रॉम का ही होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो हमने यहाँ पर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है, ठीक है, इसकी जो थिकनेस होती है वो 50 एंगस्ट्रॉम की होती है। 50 एंगस्ट्रॉम इधर, 50 एंगस्ट्रॉम इधर, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 100 एंगस्ट्रॉम। तो हमें ऐसे ही माइनस करना होगा। तो इसका जो इनर डायमीटर होता है वो 150 एंगस्ट्रॉम का होगा, और जो आउटर डायमीटर होता है वो कितना होता है, 250 एंगस्ट्रॉम का होगा। ठीक है, सो अभी हमने क्या समझा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो एक हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसके अंदर 13 ट्यूबुलिन प्रोटीन सर्कुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, और इसका जो आउटर डायमीटर होता है 250 होगा और इनर डायमीटर 150 होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। सो यहां पर क्या होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन सर्कुलर पैटर्न में अरेंज होंगे, और यहां पर होगा क्या कि टोटल 13 ट्यूबुलिन प्रोटीन्स यहाँ पर अरेंज होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर समझ में आ गया है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, देन उसके बाद थोड़ा सा आगे समझेंगे। ठीक है, सो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कैसा होता है, ये लॉन्ग हो गया हॉलो। ठीक है, लॉन्ग होलो सिलेंड्रिकल विद आउटर डायमीटर ऑफ 250 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका आउटर डायमीटर कितना होता है, 250 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वॉल की जो थिकनेस होती है, ठीक है, जो इसके वॉल की जो थिकनेस है, यानी एक ये इस पर्टिकुलर ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है इसकी जो थिकनेस की बात करें, सो द वॉल थिकनेस इज अबाउट 50 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लीविंग हॉलो कोर 150 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर बना था, इसका जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है वो 250 एंगस्ट्रॉम का होगा, लेकिन यहाँ पर जो इसका ये आप वॉल देख रहे हो, वॉल की जो थिकनेस है
थिकनेस कितनी होती है 50, तो 50 इधर 50 इधर, तो 100 हो जाएगा। तो अंदर का कितना बचेगा, सिर्फ 150 एंगस्ट्रॉम ही बचेगा। ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल का ये जो लेंथ है, जो आप माइक्रोट्यूब्यूल का ये जो लेंथ देख रहे हो, ये जो लेंथ है, ये लेंथ वेरी कर सकता है, ठीक है। सो इसका जो लेंथ है वो वेरी कर सकता है, कुछ माइक्रोन से लेके कुछ मिलीमीटर तक इसका लेंथ जा सकता है, ठीक है। सो हम इसको लिख लेते हैं, जो लेंथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कैन वेरी फ्रॉम few micron to several millimeters, ठीक है, several millimeters, यानी कुछ माइक्रोन से स्टार्ट होके सेवरल मिलीमीटर तक ये जा सकता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल का टीएस सेक्शन काटें, ठीक है, तो टीएस सेक्शन काटने पे आपको 13 सब यूनिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो अगर हम बात करें इसका टीएस ऑफ साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल shows 13 सब यूनिट। 13 सब यूनिट किसकी बात करें हम, प्रोटो फिलामेंट की बात करें, प्रोटो फिलामेंट, ठीक है, विच लाइज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं, ठीक है। जनरली मान लेते हैं ये आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को आपने नाम दिया कि ये माइक्रोट्यूब्यूल है। ये क्या है आपका, माइक्रोट्यूब्यूल। अब जब माइक्रोट्यूब्यूल को थोड़ा सा डीप में हमने देखा तो हमें पता चल रहा है कि ये इस तरीके से छोटे छोटे ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, और इस तरीके से जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है इसके यहाँ पर टोटल कितने, अगर इसका टीएस ऊपर से काटे तो हमें पता चलता है इस तरीके से 13 प्रोटोफिलामेंट, इस तरीके से 13 प्रोटोफिलामेंट क्या होगा, पैरेलली अरेंज होगा, यानी नीचे की तरफ ये इस तरीके से जाएगा। तो इस तरीके से टोटल कितना होता है, 13 प्रोटोफिलामेंट्स यहाँ पर आके जुड़ेंगे, ठीक है। तो जैसा भी हमने पीछे स्ट्रक्चर देखा था, तो यहाँ पर देखो ये एक है, इस तरीके से टोटल 13 है, और ये 13 क्या है, नीचे की तरफ इस तरीके से एक्सटेंडेड होते हैं, ठीक है। तो सारे यहाँ पर ध्यान दो कि बीच में से तो हॉलो है ये, लेकिन अंदर की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर सारे के सारे जो आपके जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होंगे वो इस तरीके से पैरेलली, या बोल सकते हैं जस्ट एक के नीचे एक अरेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो 13 फिलामेंट होंगे वो मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, या जो 13 प्रोटोफिलामेंट्स आपस में मिलके एक पूरे माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो पहले मैं इतनी चीजों को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं सो दैट कि थोड़ा सा समझ में आसानी हो, ठीक है। सो ध्यान रखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल का जो फॉर्मेशन होगा उसका फॉर्मेशन ट्यूबुलिन प्रोटीन से होता है, ठीक है। सो ट्यूबुलिन प्रोटीन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है बेसिकली होता क्या है, एक लॉन्ग हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसका जो आउटर डायमीटर होता है वो 250 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। बाहर का डायमीटर 250 एंगस्ट्रॉम का होगा, अंदर का 150 होता है, बिकॉज इसका जो बाउंड्री वॉल्स है उसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, 50 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। तो इसका जो वॉल की जो थिकनेस है वो 50 एंगस्ट्रॉम का होगा, और जो हॉलो कोर है, अंदर का ये जो कोर है उसकी जो उसका डायमीटर कितना होगा, 150 होगा, ठीक है। चीज आपको याद रखना है। अब जो लेंथ है, ओवरऑल लेंथ की बात करें, यानी ये वाली जो लेंथ की बात करते हैं, ये टोटल लेंथ है। तो अगर हम लेंथ की बात करें माइक्रोट्यूब्यूल की, तो इसकी लेंथ फ्यू माइक्रोन से सेवरल मिलीमीटर तक वेरी कर सकती है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर मैं इसका टीएस काटूं, ठीक है, टीएस ऑफ साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल का काटूं, तो उसके अंदर 13 सब यूनिट आपको देखने को मिलता है, और इन सब यूनिट्स को हम प्रोटोफिलामेंट्स बोलते हैं, और ये प्रोटोफिलामेंट्स ट्यूबुलिन का बना होता है, ठीक है। और ये सारे प्रोटोफिलामेंट एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं, यानी माइक्रोट्यूब्यूल के एक्सिस पे पैरेलल अरेंज होंगे। तो पीछे मैंने अभी आपको डायग्राम शो कर दिया है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें हैं अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, उन फैक्चुअल चीजों को मैं यहाँ पर लिख देता हूं, एक बार आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि अगर हम साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल को का टीएस काटे तो उसके अंदर आपको इस तरीके से 13 टोटल कितने हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट्स यहाँ पे अरेंज देखने को मिलेगा। लेकिन
अगर हम बात करें सिंपल सा क्रेफिश के स्पर्म और कॉकरोच के एपिडर्मिस की, तो वहां पर आपको 15 प्रोटोफिलामेंट्स देखने को मिलता है। और वही अगर हम क्रेफिश के नर्व कॉर्ड की बात करें तो वहां पर आपको क्या है 12 प्रोटोफिलामेंट्स देखने को मिलता है। तो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये हमें याद रखना है। सो 15 प्रोटोफिलामेंट 15 प्रोटोफिलामेंट इन क्रेफिश नर्व कॉर्ड, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपको याद रखना है कि 12 प्रोटोफिलामेंट इन क्रेफिश नर्व कॉर्ड, यानी क्रेफिश के नर्व कॉर्ड में तो 12 प्रोटोफिलामेंट होंगे, लेकिन वही अगर हम बात करते हैं कि यहां पर 15 प्रोटोफिलामेंट आपको देखने को मिल जाएगा क्रेफिश के स्पर्म में, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेकनली मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो 15 प्रोटोफिलामेंट्स इन क्रेफिश स्पर्म एंड कॉकरोच एपिडर्मिस, ठीक है। तो आपको क्रेफिश स्पर्म में और कॉकरोच के एपिडर्मिस में 15 प्रोटोफिलामेंट्स देखने को मिलेगा, लेकिन क्रेफिश के नर्व कॉर्ड की बात करें तो वहां पर आपको 12 प्रोटोफिलामेंट्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पर देखो 13 है। तो अगर हम नर्व सेल्स की बात करते हैं तो नर्व सेल्स के अंदर जो प्रोटोफिलामेंट्स होंगे वो 13 ही होंगे। साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल में भी 13 ही होंगे, लेकिन क्रेफिश में 13 की जगह ये क्या होगा 15 हो जाएगा उसके स्पर्म में और कॉकरोच के एपिडर्मिस में, ठीक है। लेकिन नर्व कॉर्ड के अंदर देखें तो उसके अंदर ये कितना रहने वाला है 12 ही रहने वाला है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो माइक्रोट्यूब्यूल है, वो किससे मिलकर बनता है, ट्यूबुलिन से मिलकर बनता है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं ट्यूबुलिन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ट्यूबुलिन क्या होता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि नॉर्मली जो ट्यूबुलिन है उसका जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो फॉर्मेशन है, या बोल सकते हैं कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो ट्यूबुलिन है उसके दो फॉर्म देखने को मिल जाते हैं, यानी वो डायमर की फॉर्म में रहता है। उसके अंदर आपको अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन होता है, ठीक है। सो जनरली क्या है, जो अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन एक दूसरे से अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये एक दूसरे से अल्टरनेटिवली अरेंज है, यानी एक क्या होगा अल्फा ट्यूबुलिन और एक होगा बीटा ट्यूबुलिन। तो जब ये अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन आपस में अरेंज होते हैं तब जाके एक प्रोटोफिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। कैसे, जैसे सपोज करो ये हो गया अल्फा, देन फिर होगा बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा। इस तरीके से ये एक लीनियर चेन बना देते हैं और एक इस लीनियर चेन को हम बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। अब ये बहुत सारे प्रोटोफिलामेंट्स आपस में क्या होंगे, यानी बहुत सारे क्या 13 प्रोटोफिलामेंट्स आपस में एक दूसरे से पैरेलली अरेंज हो जाएंगे, तब जाके क्या बनता है माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सो अभी हम क्या समझते हैं ट्यूबुलिन के बारे में, थोड़ी चीजें समझ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। सो तो जनरली जो प्रोटोफिलामेंट है, ठीक है, सो द प्रोटोफिलामेंट is made up of linear series of globular proteins, और इन ग्लोबुलर प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं ट्यूबुलिन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं ट्यूबुलिन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ग्लोबुलर प्रोटीन जिनको हम ट्यूबुलिन्स बोलते हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही देखने को लगता है जैसे कि स्ट्रिंग ऑफ बीड, यानी मोतियों की माला जैसा देखने को लगता है, ठीक है, यानी लाइक स्ट्रिंग ऑफ बीड। यानी अगर हम एक इस तरीके से प्रोटोफिलामेंट की बात करें तो इस तरीके से नहीं लग रहा कि एक हमें मोतियों की माला जैसे दिख रही है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग ऑफ बीड के जैसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम एक सिंगल यूनिट की बात करें, एक सिंगल से पार्ट की बात करें, तो हमें पता चलता है कि जो ईच यूनिट, यहाँ पे जो ईच यूनिट है यानी ईच ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है उसके डायमेंशन की बात करें वो कितना होता है, ईच यूनिट इज अबाउट 50 एंगस्ट्रॉम इंटू 40 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यानी इसको जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है 50 एंगस्ट्रॉम इंटू 40 एंगस्ट्रॉम होता है।
ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ये इसका डायमेंशन होगा, ठीक है। अगर हम बात करें अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हमें जो ट्यूबुलिन है वो डायमर की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन ट्यूबुलिन ट्यूबुलिन इज प्रेजेंट इन डायमर, ये डायमर में प्रेजेंट होता है। ये चीजें हमें इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। अब ये जो डायमर बनता है, ठीक है, ये जो डायमर बनता है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सिमिलर टाइप के आपको पॉलीपेप्टाइड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। सो ध्यान रखना है, जो डायमर होता है, जो डायमर है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, टू सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड्स। क्योंकि ये प्रोटीन्स है तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स से मिलकर बनेंगे, तो जो दोनों डायमर हैं वो देखने में सिमिलर होते हैं, लेकिन उसके जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इतनी चीजों को पहले हाईलाइट करते हैं, देन आगे की चीजों को एक बार लिखेंगे, अदरवाइज हो सकता है कि चीजें बीच से गुल हो जाएं आपके, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैं पढ़नी है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, स्लो स्लो करके सारी चीजों को समझ लेंगे, ठीक है। सो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसको बनाने के लिए ट्यूबुलिन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जो जो ट्यूबुलिन है वो बेसिकली प्रोटोफिलामेंट बनाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो प्रोटोफिलामेंट है वो लीनियर सीरीज ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, जिसको हम ट्यूबुलिन बोलते हैं। और जो यहाँ पे प्रोटोफिलामेंट है वो बिल्कुल हमें मोतियों की माला जैसा दिखता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक ट्यूबुलिन की बात करें तो उसकी जो डायमेंशन होती है 50 एंगस्ट्रॉम इंटू 40 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में बात करें तो जो ट्यूबुलिन है वो आपको डायमर की फॉर्म में देखने को मिलता है, और यहाँ पर हर एक जो डायमर है उसके अंदर सिमिलर टाइप के आपको पॉलीपेप्टाइड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो पॉलीपेप्टाइड्स है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। ये चीजें हमें इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। ऐड हमें क्या करना है कि ये जो डायमर होता है, ठीक है, जो यहाँ पर जो दो सब यूनिट है जो डायमर का वो अलग अलग होते हैं। तो डायमर में अगर बात करूं मैं, डायमर, तो डायमर में आपको दो ट्यूबुलिन देखने को मिल जाएंगे, और ये कौन कौन से होते हैं उसको समझ लेते हैं। एक तो यहाँ पर आपका हो जाता है अल्फा ट्यूबुलिन, एक हो जाएगा अल्फा ट्यूबुलिन, और दूसरा क्या हो जाता है आपका बीटा ट्यूबुलिन। यानी जब भी ट्यूबुलिन आपको मिलेगा, या यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, तो जनरली ट्यूबुलिन हमेशा आपको डायमर की फॉर्म में मिलेगा, और जो डायमर होता है वो अल्फा और बीटा कहलाता है, ठीक है। अब जो अल्फा ट्यूबुलिन है, ठीक है, ये जो आपका अल्फा ट्यूबुलिन है, आप देखेंगे कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ऑलमोस्ट अराउंड 55,000 होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट अराउंड 55,000 होता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ऑलमोस्ट अराउंड 57,000 होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन है इसके अंदर बहुत सारी चीजें सिमिलरिटी होती है, बट इसका जो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यानी थोड़ी बहुत दोनों के अंदर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दोनों सब यूनिट्स हैं, ये जो दोनों डायमर है अल्फा चाहे बीटा, ठीक है, इसके अंदर जो अमीनो एसिड का जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेम होता है, ठीक है। सो अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन is same in dimer, but इनका जो पेप्टाइड मैप है वो डिफरेंस होता है, बट पेप्टाइड मैप इज डिफरेंट। यानी इनका जो पेप्टाइड मैप है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी यहां पर प्रोटोफिलामेंट का फॉर्मेशन होगा उस केस में अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन एक दूसरे के अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। सो अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन आर
आर अरेंज्ड अल्टरनेटिवली अल्टरनेटली अल्टरनेटली इन प्रोटोफिलामेंट। प्रोटोफिलामेंट में ये अल्टरनेटली अरेंज होते हैं, यानी जैसे एक अल्फा बीटा कुछ इस तरीके से ये अरेंज होंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। जनरली अगर हम एक बेसिक अरेंजमेंट की बात करें तो उसके अंदर 13 फिलामेंट होंगे, ये तो मैंने भाई आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो इसको भी एक बार हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, सो ये जो दोनों डायमर है उसके अंदर अमीनो एसिड का जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेम होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, बट इनका जो पेप्टाइड मैप होता है वो अलग होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये पेप्टाइड मैप क्या होता है, तो पेप्टाइड मैप एक टेक्निक है। ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, इन डायमर को छोटे छोटे पीसेस में काट के इनके अलग अलग फिंगरप्रिंट्स को बनाते हैं और उनके बेसिस में इनके बीच के डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अभी जो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन है, ठीक है, ये अल्टरनेटली अरेंज होते हैं सो दैट कि ये प्रोटोफिलामेंट्स का फॉर्मेशन कर दें। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें हैं अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं, ट्यूबुलिन के बारे में। तो लेट मी चेंज टू पेन। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या है, जब यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो सिर्फ और सिर्फ ट्यूबुलिन की ही जरूरत नहीं पड़ती, उसके अलावा यहां पर हमें कुछ सेकेंडरी प्रोटीन्स की भी जरूरत पड़ती है, जिनको हम माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन चीज को हम लिख लेते हैं यहां पे। इन एडिशन टू ट्यूबुलिन प्रोटीन there are about 20 to 25 secondary proteins are also required for microtubule which is called maps। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैप्स, यानी इसका मतलब होगा माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन। ठीक है, तो यानी क्या होगा कि जब भी हम सिंपल सा माइक्रोट्यूब्यूल बना रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्यूबुलिन प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके अलावा हमें कुछ और 20 से 25 सेकेंडरी प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, जिनको हम मैप्स बोलते हैं, यानी माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स बोलते हैं। यानी ये क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल से एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये जो प्रोटीन्स है, जो सेकेंडरी प्रोटीन्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को करने में तथा उनकी जो असेंबली होता है, उनको जब आपस में उनके असेंबली जब जोड़े जाते हैं, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखना है कि दे are important in function of microtubule and in control of assembly, यानी असेंबली को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। अब ये क्या होता है असेंबली, इसको अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट, जनरली क्या है, अगर हम ट्यूबुलिन को अलग अलग सोर्स से ले रहे हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी अलग अलग होगा, वो आइडेंटिकल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि साइटोप्लाज्मिक ट्यूबुलिन और फ्लैजिलर प्रोटीन, या जो फ्लैजिलर या सीलियर आपका जो ट्यूबुलिन होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो ट्यूबुलिन होगा, ट्यूबुलिन फ्रॉम different source such as cilia and brain are similar but not identical। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सिमिलर होंगे बट वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होंगे। ठीक है,
ये चीज आपको याद रखना है। सिमिलर चीज कि अगर हम ट्यूबुलिन को साइटोप्लाज्म से ले रहे हैं और या फ्लैजिला से ले रहे हैं तो वो भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इससे एक फायदा ये होता है कि अगर सपोज करो कि हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप हो रहा है, लेकिन वो एंटीबॉडी डेवलप हो रहा है फ्लैजिलर ट्यूबुलिन के लिए, ठीक है। तो वो जो फ्लैजिलर ट्यूबुलिन के लिए जो डेवलप एंटीबॉडी है वो आपके साइटोप्लाज्मिक ट्यूबुलिन के ऊपर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, उसको वो इनएक्टिव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये एक प्रॉफिट हो जाता है। सो मैं इसको मेंशन कर देता हूं कि जो एंटीबॉडी एंटीबॉडी रेज्ड अगेंस्ट, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है, दोनों आइडेंटिकल नहीं होता है, इसलिए अगर सपोज करो कि फ्लैजिलर माइक्रोट्यूब्यूल या फ्लैजिलर ट्यूबुलिन के लिए एंटीबॉडी डेवलप हो रही है तो वो साइटोप्लाज्मिक ट्यूबुलिन के ऊपर फंक्शन नहीं करेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये मतलब कि आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प भी करने वाला है, जिसको हम आगे के लेक्चर्स में समझेंगे कैसे, ठीक है। सो क्या होगा कि एंटीबॉडी रेज्ड अगेंस्ट ट्यूबुलिन ऑफ फ्लैजिला क्या होगा, डज नॉट मैच विद साइटोप्लाज्मिक ट्यूबुलिन, ठीक है। तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्यूबुलिन नहीं चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनको हम सेकेंडरी प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी प्रोटीन्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मैप्स यानी माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स बोला जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सो दैट कि माइक्रोट्यूब्यूल अपना फंक्शन परफॉर्म कर ले, और साथ के साथ ये असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल में भी मदद करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर हम डिफरेंट सोर्स से ट्यूबुलिन को ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होते। ये चीज इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से अगर हम एंटीबॉडी की बात करें कि अगर किसी ट्यूबुलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम फ्लैजिला से ट्यूबुलिन लेते हैं तो उसके ऊपर जो एंटीबॉडी बन रही है उसका कोई भी फंक्शन साइटोप्लाज्मिक ट्यूबुलिन के ऊपर नहीं होगा, भले ही वो सिमिलर हैं लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होते। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और वो पॉइंट क्या है एक बार देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कि जनरली जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं वहां पर आपको बेसिकली देखने को मिल जाता है कि न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट्स देखने को मिल जाता है, यानी कि जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है उसके ऊपर 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट देखने को मिल जाता है, यानी वहां पे 2 जीटीपी बनते हैं, ठीक है, जिसमें से एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड होता है और एक क्या होता है, लूजली बाउंड होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड आर फाउंड associated with both flagellum and brain tubulin। तो यानी यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अटैच देखने को मिलता है ट्यूबुलिन के साथ, ठीक है। ग्वानिन यहाँ पे जीटीपी की फॉर्म में अटैच होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें कि हर ट्यूबुलिन के ऊपर 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ईच ट्यूबुलिन हैज 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट, 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट होता है, जिसमें से एक तो क्या होता है, स्ट्रांग होता है और दूसरा क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। यानी यहां पर क्या होगा, एक तो स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, स्ट्रांग, और दूसरा कैसा होता है, वीक होता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारी चीजें आपको सिंपल सा ट्यूबुलिन के बारे में याद रखना है कि ट्यूबुलिन के पास ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 2 न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट होता है, और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जीटीपी की फॉर्म में बाइंड होता है। ये चीज आपको याद रखना है, जिसमें से एक बाइंडिंग स्ट्रांग होती है और एक बाइंडिंग वीक होती है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, ठीक है।
उसके अलावा यहाँ पे मैग्नीशियम आयन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जब हम आगे असेंबली पढ़ेंगे तब वहां पर इसको समझेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ये सारी चीजें थोड़ी लंबी जरूर हो रही है, बट मुझे लगता है वर्थ इट है। ठीक है, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ट्यूबुलिन, अभी हमने ट्यूबुलिन के बारे में समझा, तो अभी क्या पढ़ा है एक बार सारी चीजों को मैं ट्यूबुलिन के बारे में समाप्त कर देता हूँ। ठीक है, तो जनरली सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़ा, ठीक है, वो क्या पढ़ा कि मुझे माइक्रोट्यूब्यूल बनाना है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल बनता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। किससे बनता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से कैसे बनेगा? क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन के अंदर दो डायमर आपको देखने को मिलता है, एक होता है अल्फा अल्फा ट्यूबुलिन, और ये एक होता है बीटा ट्यूबुलिन। ठीक है, सो अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन आपस में अल्टरनेटिवली अरेंज होके क्या बनाते हैं? आपका प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं। और वो प्रोटोफिलामेंट के जो 13 बेसिकली आप बोल सकते हो पैरेलल रोज मिलके माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब ये जो अल्फा ट्यूबुलिन है और बीटा ट्यूबुलिन है, इनके ऊपर आपको दो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है वो जीटीपी की फॉर्म में बाइंड होता है। और यही जो जीटीपी है, जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट है, ये बेसिकली अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन को आपस में असेंबल करके माइक्रोट्यूब्यूल बनाने में हेल्प करता है, जिसको हम पढ़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली में। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो पूरा का पूरा जो अब तक हमने डिस्कस किया है उसका एक शॉर्ट क्रस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कॉल्चिसिन। ठीक है, अगर हम कॉल्चिसिन की बात करें तो कॉल्चिसिन बेसिकली एक टाइप का एल्कलॉइड होता है। ठीक है, ये कैसा है? एक एल्कलॉइड है, ये चीज आपको याद रखना है, या एल्कलॉइड पॉइजन भी बोल सकते हैं, जो कि लिलिएसी फैमिली से, जनरली लिलिएसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें इसके बारे में रखना है कि एक एल्कलॉइड पॉइजन है, एल्केलॉइड पॉइजन। ठीक है, एल्कलॉइड पॉइजन कॉल्चिसिन is produced by many species of family लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो इसको सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि जो लिलिएसी फैमिली के जो मेंबर होंगे वो इसको रिलीज करते हैं एल्कलॉइड पॉइजन को। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, ये क्या होगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ जैसे ही बाइंड होगा वैसे ही क्या करता है कि माइक्रोट्यूब्यूल का ब्रेकडाउन करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इट बाइंड्स टू ट्यूबुलिन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। जो माइक्रोट्यूब्यूल का जो ट्यूबुलिन है उसे बाइंड करता है, और उसके रिजल्ट में एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बाइंडिंग, जैसी वो बाइंड करेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बाइंडिंग द माइक्रोट्यूब्यूल ब्रेक डाउन। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बाइंडिंग माइक्रोट्यूब्यूल ब्रेक डाउन, यानी माइक्रोट्यूब्यूल का क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, सेम एज अगर सपोज करो कि कोई सेल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सेल जब डिवाइड कर रहा होता है उस केस में भी माइक्रोट्यूब्यूल की जरूरत पड़ती है। और उस केस में अगर हम सपोज करो सेल को ये एल्कलॉइड पॉइजन या ये कॉल्चिसिन दे देते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो पूरा का पूरा जो डिवीजन है वो मेटाफेज के अंदर ही ब्लॉक्ड हो जाता है। क्योंकि वहां पर क्या होगा कि मेटाफेज में जैसे ही स्पिंडल, मतलब क्या होगा, मेटाफेज पे जब सारे के सारे जो क्रोमोसोम है वो सेंटर पे आ जाते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं, उसके बाद क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर है वो उसको अलग अलग पोल की तरफ खींचते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि जैसे ही हमने कॉल्चिसिन दिया तो माइक्रोट्यूब्यूल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब जब माइक्रोट्यूब्यूल का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो उस केस में क्या है कि वो जो मेटाफेज पे ही सारे के सारे जो क्रोमोसोम है वहीं पे आके स्टक हो जाएगा, या बोल सकते हैं कि वहीं पे आके ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इन डिवाइडिंग सेल माइटोसिस इज blocked at metaphase because breakdown
ब्रेकडाउन ऑफ स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो ध्यान रखना है मेटाफेज में ही ब्रेकडाउन हो जाता है, मेटाफेज में ही रुक जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी आ जाती है। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल लीडिंग टू पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी, अभी आपको मैंने बताया था पॉलीप्लॉइडी के बारे में कि क्या है, एक सेल के अंदर ही क्रोमोसोम की जो संख्या होती है बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। सो इसलिए हमें क्या है कि अगर सपोज करो किसी प्लांट के अंदर मुझे पॉलीप्लॉइडी स्टार्ट करवानी है या पॉलीप्लॉइडी करवानी है, तो उसके लिए हम कॉल्चिसिन का यूज कर सकते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो ये जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल है, अगर हम इसकी बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है कि स्केलेटल फ्रेमवर्क का काम करता है। और अगर सपोज करो कॉल्चिसिन आ जाता है तो माइक्रोट्यूब्यूल का ब्रेकडाउन होगा, तो जिन सेल्स का वो बेसिकली क्या है स्ट्रक्चर बना रहा है, वो भी क्या हो जाएगा, उसके अंदर भी रिट्रैक्शन आ जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि मान लेते हैं सेल वेयर माइक्रोट्यूब्यूल provide skeletal framework breakdown leads to retraction of the structure। क्या मतलब है इन सब चीजों को एक बार फटाफट हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कॉल्चिसिन क्या है, एक एल्कोलॉइड पॉइजन है। ठीक है, एल्कोलॉइड पॉइजन है जो कि बेसिकली क्या करेगा कि लिलिएसी फैमिली के कुछ स्पीसीज हैं जो इसको प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और ये बहुत खतरनाक है, क्यों, क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है उससे जाके जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे ही ये माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर जो ट्यूबुलिन है उससे जुड़ेगा, ठीक है, उस जुड़ते ही क्या हो जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब ब्रेकडाउन की वजह से बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, और वो चीजें क्या देखने को मिलती है कि अगर कोई सेल डिवाइड कर रहा है, जैसे कि मान लेते हैं माइटोसिस में है कोई सेल, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो मेटाफेज में ही उसको ब्लॉक कर देगा। और उसी केस में क्या होगा कि किसी एक सेल के अंदर क्रोमोसोम के जो नंबर्स होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और क्योंकि क्रोमोसोम को सेपरेट होना होता है, क्योंकि मेटाफेज में ही, मेटाफेजिक प्लेट पे ही वहां पे स्पिंडल जो फाइबर है वो जाके आके काइनेटोकोर से आके अटैच होकर उसको अलग करता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि यहाँ पर उसको आके अटैच करता है, लेकिन अब क्योंकि ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ब्रेकडाउन होने के बाद क्या है, एक सेल के अंदर मल्टीपल क्रोमोसोम आपको देखने को मिल जाएगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो अगर किसी प्लांट के अंदर पॉलीप्लॉइडी हमें करवानी है तब तो हम कॉल्चिसिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जहां पर माइक्रोट्यूब्यूल उस सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाते हैं। ठीक है, उसका क्या बनाते हैं, स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाते हैं। अब क्योंकि वो स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाते हैं, तो अगर उनका ब्रेकडाउन होता है तो पूरे सेल का रिट्रैक्शन हो जाएगा, पूरा जो स्ट्रक्चर है वही बैठ जाएगा। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें हैं, जो इफेक्ट ऑफ कॉल्चिसिन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारी चीजें क्या थी आपकी कॉल्चिसिन के बारे में था। अब हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली कैसे होती है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं जरा, अगर मुझे माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली समझनी है, असेंबली का मतलब कि माइक्रोट्यूब्यूल बनता कैसे, कैसे इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर आपको बन जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होता है ट्यूबुलिन डाइमर से। ठीक है, और जो ट्यूबुलिन डाइमर है वो बेसिकली अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन से मिलकर बनता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन है इसके ऊपर जीटीपी आके बाइंड हो जाता है। एक जीटीपी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक जीटीपी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जब जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, यानी जीटीपी जीडीपी में ब्रेक होता है, ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही जीटीपी यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक होगा, अब इन मॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन होना स्टार्ट होगा। पॉलीमराइजेशन का मतलब ये, इसको मान लेते हैं ये मोनोमर है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये मोनोमर है, तो इनका पॉलीमराइजेशन होना स्टार्ट होगा। पॉलीमराइजेशन होना स्टार्ट होने की वजह से आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, एक अल्फा ट्यूबुलिन, एक बीटा, एक अल्फा, एक बीटा, एक अल्फा बीटा, इस तरीके से पूरा एक सिंपल सा एक फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं, और इसको हम नाम देंगे प्रोटोफिलामेंट। इसको क्या नाम देंगे, प्रोटोफिलामेंट नाम देंगे। अब ये मल्टीपल, इसी तरीके से मल्टीपल प्रोटोफिलामेंट्स क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे
जो मल्टीपल प्रोटोफिलामेंट है एक दूसरे के इस तरीके से पैरेलल अरेंज हो जाते हैं, और पैरेलल अरेंज होने के बाद एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं, कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देंगे, और इसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें होती हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, इसको आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो जनरली जो माइक्रोट्यूब्यूल की जो असेंबली है वो डिपेंड करता है ट्यूबुलिन की क्वांटिटी पे। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, सो असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल depends of quantity of polymerized tubulin। ठीक है, तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, जो इसकी जो क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना है कि अगर सेल इंटरफेज में है, सेल कहां है, इंटरफेज में है या फिर मेटाफेज में है, मेटाफेज में है, तो उस केस में आप देखोगे कि जो इसकी क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, सो यहां पे क्या होगी, इस पर्टिकुलर में क्या होगी, मोर क्वांटिटी ऑफ ट्यूबुलिन। ठीक है, लेकिन अगर सेल आपका प्रोफेज या एनाफेज में है, ठीक है, या सेल आपका प्रोफेज या एनाफेज में है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि यहां पर जो ट्यूबुलिन है उसकी जो क्वांटिटी है वो लो होती है। ठीक है, सो लो क्वांटिटी। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल की जो असेंबली है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जो मतलब पॉलीमराइज्ड ट्यूबुलिन है उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो इंटरफेज और मेटाफेज में इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, और प्रोफेज और एनाफेज में इसकी क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, तो कम होती है तो यहां पर असेंबली नहीं हो पाएगी, जब भी असेंबली होगी इंटरफेज या मेटाफेज में होगी। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आपको याद रखना है कि जब असेंबली ऑफ, यहां पर जब असेंबली का प्रोसेस होता है तो असेंबली के प्रोसेस में दो, बेसिकली आप बोल सकते हो कि दो प्रोसेस चल रहे होते हैं। ठीक है, सो असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कंसिस्ट टू प्रोसेस, यानी दो प्रोसेस के अंदर असेंबली होती है। ठीक है, पहले प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लिएशन, पहले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएशन। ठीक है, और जो दूसरा प्रोसेस है आपका उसको बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, सो एक होगा न्यूक्लिएशन और दूसरा क्या होता है आपका, ग्रोथ। यानी इन दो प्रोसेस की मदद से यहां पर आपका क्या होता है, असेंबली होता है। असेंबली का सिंपल मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, इनका जुड़ना। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। सो जो इनिशिएशन होगा, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ जो ट्यूब्यूल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यहां पर जिसकी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो जनरली इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं यहां पे, जो इनिशिएशन है, इनिशिएशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल assembly depends on formation of 340 angstrom ring shape aggregate of ट्यूबुलिन। मतलब कि असेंबली की बात करें, जो माइक्रोट्यूब्यूल की जो असेंबली है वो तब स्टार्ट होती है जब ट्यूबुलिन प्रोटीन के जो एग्रीगेट है वो 340 एंगस्ट्रॉम का जो एक रिंग का फॉर्मेशन कर दें। ठीक है, उसके बाद होती है। ठीक है, जैसे ही
ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है इसके जो एग्रीगेट हैं वो एक रिंग का फॉर्मेशन कर देंगे। अब उसके नीचे धीरे 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 जाके क्या होगा, जैसा मान लो एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया, अब उसके नीचे इस तरीके से धीरे धीरे जाके क्या होगा कि अलग अलग ट्यूबुलिन आके जुड़ेंगे और इसका इलोंगेशन होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज elongation takes place by the addition of dimeric 6s ट्यूबुलिन। यानी वही जो अल्फा बीटा है उसके नीचे आके धीरे धीरे अरेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, सो अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया, एक बार इन चीजों को हाईलाइट कर देते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जो असेंबली होती है माइक्रोट्यूब्यूल की, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगी, क्वांटिटी ऑफ पॉलीमराइज ट्यूबुलिन की। ठीक है, और ये जो इंटरफेज होता है उसके अंदर इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, लेकिन अगर प्रोफेज और एनाफेज की बात करें तो क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, अब जब भी असेंबली स्टार्ट होगी तो दो स्टेप्स में कंप्लीट होगी, एक को बोलेंगे न्यूक्लिएशन और एक को बोलेंगे ग्रोथ। न्यूक्लिएशन कब स्टार्ट होगा, जब एग्रीगेटेड ट्यूबुलिन प्रोटीन एक 340 एंगस्ट्रॉम का रिंग शेप का एक स्ट्रक्चर बनाता है, और उसके बाद जैसे वो स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर जो डायमेरिक 6s ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो एक के नीचे एक जुड़ के पूरा का पूरा चेन का इलोंगेशन कर देते हैं। तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है यहां पर, वो आपको याद रखनी है कि असेंबली के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ असेंबली, ऑन द बेसिस ऑफ असेंबली हम क्या कर सकते हैं कि जो ट्यूबुलिन है उसको दो क्लास में सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ट्यूबुलिन कैन बी सेपरेटेड into two class, separated into two class। ठीक है, दो क्लास में इसको सेपरेट कर सकते हैं। एक क्लास है इसका वाई ट्यूबुलिन का, ठीक है, और दूसरा हो जाता है आपका एक्स ट्यूबुलिन का। अब ये वाई ट्यूबुलिन और एक्स ट्यूबुलिन क्या होता है इसको समझते हैं। वाई ट्यूबुलिन का मतलब है कि इसके अंदर कंटेन कोवलेंटली बाउंड फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा, डज नॉट कंटेन। अगर नहीं है उसके पास फॉस्फेट तब तो होगा एक्स ट्यूबुलिन, और फॉस्फेट है उसके पास तब इसको क्या बोलेंगे, वाई ट्यूबुलिन बोलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया कि यहां पर जीटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जीटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर द assembly of माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली के लिए हमें क्या है, जीटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। और कितने जीटीपी मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता है जीटीपी का, हाइड्रोलिसिस के बाद ही एग्रीगेशन होना स्टार्ट होगा। जैसा भी हमने देखा था कि अल्फा बीटा है, तो जो जीटीपी था यहाँ पे जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद एग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी appear to be an essential step in assembly of microtubule। यानी माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये चीज आपको याद रखना है। और एक और चीज याद रखना है कि जो मैग्नीशियम आयन होता है Mg2 वो भी नेसेसरी होता है, इज नेसेसरी फॉर माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन। सो यहां पर हो क्या रहा है कि सपोज करो कि मोनोमर्स है मेरे पास,
एक अल्फा ट्यूबुलिन है, एक बीटा ट्यूबुलिन है। इस तरीके से ये मोनोमर्स है अल्फा बीटा। तो ये दोनों क्या है, मोनोमर्स हैं। तो ये बनेंगे कैसे, ये जो मोनोमर्स हैं सबसे पहले क्या बनाएंगे इस तरीके से, यहां पर ध्यान रखना है कि जीटीपी प्रेजेंट होगा दो मॉलिक्यूल, जीटीपी जीटीपी, इधर भी प्रेजेंट होगा जीटीपी, इधर भी प्रेजेंट होगा जीटीपी, इस तरीके से जीटीपी प्रेजेंट होंगे। अब इन जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, उसके बाद ये क्या होंगे, इस तरीके से जाके अरेंज हो जाएंगे, लीनियरली अरेंज हो जाएंगे, और इस कंडीशन में इसको नाम देंगे प्रोटोफिलामेंट, प्रोटोफिलामेंट, इसको बोलेंगे प्रोटोफिलामेंट। अब ये जो प्रोटोफिलामेंट है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के इस तरीके से पैरेलल अरेंज होंगे, सारे के सारे, सारे प्रोटोफिलामेंट इस तरीके से पैरेलल अरेंज होंगे, और पैरेलल अरेंज होके इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। इसी को हम माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। और जब सारे प्रोटोफिलामेंट्स आपस में जुड़ जाएंगे, इसी को क्या बोला जाता है, असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल बोला जाता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हैं। तो जब असेंबली हो रही होती है, ठीक है, तो असेंबली के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ट्यूबुलिन्स को हम दो क्लास में सेपरेट कर सकते हैं, एक होता है वाई ट्यूबुलिन और एक होता है एक्स ट्यूबुलिन। वाई ट्यूबुलिन ऐसा ट्यूबुलिन होता है जिसके अंदर कोवेलेंटली बाउंड फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, बट एक्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जीटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और जीटीपी के दो मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। और जीटीपी की भी बात करें तो उसका हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, और ये जो हाइड्रोलिसिस है एक असेंशियल स्टेप है, यानी हाइड्रोलिसिस की मदद से वो क्या होगा कि जो जीटीपी है वो जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो मैग्नीशियम आयन है वो दो मोनोमर्स को बाइंड करने में हेल्प करता है, सो दैट की पॉलीमर्स का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। सो हम इसको अगर हम सिंपल तौर में समझने की कोशिश करें, वन लाइन में समझने की कोशिश करें, तो असेंबली कैसे होगी कि जो मोनोमर है, मोनोमर्स है, मोनोमर्स क्या होंगे, ट्यूबुलिन, इनके अंदर पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन होगा और एक पॉलीमर का फॉर्मेशन कर देगा, और यही जो पॉलीमर होता है इसी को हम माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। ये एक सिंपल सा लैंग्वेज में है, यानी वन लाइन में इस तरीके से ये बनता है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल को समझने से पहले एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं, देन इसके बाद टाइप समझेंगे, ठीक है। जनरली एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है जो स्पिंडल में आपको मिलता है, ठीक है, जो स्पिंडल में मिलता है उसको हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ ओरिजिन। तो हम अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल की। ये जो आपका स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल है, इसको ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ साइट, ठीक है, यानी साइट ऑफ ओरिजिन की बात करें तो साइट ऑफ ओरिजिन यानी कि कहाँ से उसको निकाला गया है, उसके बेसिस पे इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है आपका पोलर स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल और एक होता है आपका क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल। ये दो टाइप के आपके स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, ठीक है। पोलर का मतलब क्या है, इसको कहां से ओरिजिनेट किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेंट्रियोलर रीजन जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी इसको क्या है, सेंट्रियोलर रीजन से निकाला जाता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो आपका क्रोमोसोमल है, इसको कहाँ से ओरिजिनेट किया जाता है, इसको समझते हैं। तो ये जो ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट एट काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर आप जानते होंगे, जैसे सपोज करो ये जो सेंट्रोमियर होता है यहीं पर काइनेटोकोर होता है, तो काइनेटोकोर से ये ओरिजिनेट होगा, ठीक है। तो चीज आपको याद रखना है, तो ओरिजिनेट एट द काइनेटोकोर ऑफ
क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल में पहले कौन बनता है, पोलर वाला या क्रोमोसोमल वाला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले ये बनता है, देन उसके बाद आपका ये वाला बनता है, ये चीज आपको याद रखना है, यानी सेकंड फॉर्म, यानी सेकेंडली फॉर्म्ड होता है, सेकंड फॉर्म, यानी ये इसके बाद में बनता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें हैं अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आई होप कि ये जो लेक्चर है अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, लेकिन आई होप ये सारी चीजें वर्थ इट है। एक बार अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। आप जो टाइप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि कहाँ पर हमें मिलता है, मिलने के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड कर रखा है। तो इसमें से सबसे पहला आपका हो सकता है साइटोप्लाज्मिक, एक हो सकता है आपका साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल, तो नाम से पता चल रहा है कि ये कहाँ मिल रहा है, आपका साइटोप्लाज्म के अंदर मिल रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल साइटोप्लाज्म में होगा, और ये बेसिकली क्या करता है, स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका सिंपल सा माइक्रोट्यूब्यूल इन सीलिया एंड फ्लैजिला। सो माइक्रोट्यूब्यूल इन सीलिया एंड फ्लैजिला। अभी मैंने आपको बताया कि इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल सीलिया और फ्लैजिला होता है उसके अंदर जो फिब्रिलर अरेंजमेंट होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल फिब्रिल्स होते हैं, वो 9+2 का अरेंजमेंट शो करते हैं। इनको डिटेल हम फ्लैजिला वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको सेंट्रियोल में भी देखने को मिल जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंट्रियोल, सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी। बेसल बॉडी क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल इन नर्व सेल, क्योंकि नर्व सेल में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आ जाएगा आपका माइक्रोट्यूब्यूल इन एक्सोपोडिया, एक्सोपोडिया, ठीक है, ऑफ प्रोटोजोआ, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद बात करें तो आपका थ्रोम्बोसाइट के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल इन थ्रोम्बोसाइट, माइक्रोट्यूब्यूल इन थ्रोम्बोसाइट, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा हो सकता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स इन माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है, और नेक्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंसरी सेल। ये सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल आपको इन इन जगहों पे देखने को मिलते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं उसके बेसिस पे हमने इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट ये टाइप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एक एक्स्ट्रा पेज आ गया है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, आज का लास्ट टॉपिक। इसको समझना है कि क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो कुछ इसके लिमिटेड फंक्शंस है जिनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो फंक्शन यहाँ पर क्या होगा कि ये सेल का शेप मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, तो ये सेल का शेप मेंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, यानी जो अपने शुरुआत में पढ़ा था। ठीक है, साइक्लोसिस की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो हमने पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन मूवमेंट, इसमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट बात करें तो ये क्या होगा, सीलिया और फ्लैजिला के मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट इन सीलिया एंड फ्लैजिला, इसके मूवमेंट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट बात करें तो क्रोमोसोमल मूवमेंट में हेल्प करता है, क्रोमोसोमल मूवमेंट, मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर आपको क्या है,
कि सेलुलर मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सेलुलर मटेरियल। नेक्स्ट तो मॉर्फोजेनेसिस, यानी किसी किसी स्ट्रक्चर्स को बनाने में भी हेल्प करता है। मॉर्फोजेनेसिस किसी किसी स्ट्रक्चर्स को बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट सेंसरी ट्रांसडक्शन में भी हेल्प करता है। तो ये सारे इसके क्या हैं, फंक्शंस हो गए माइक्रोट्यूब्यूल के, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो लेक्चर है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं तक का था। होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।